अगर कोई आपसे शादी का वादा करके मुकर जाए तो नैतिक रूप से वो एक धोखा हो सकता है, जी। लेकिन क्या वो कानूनन बलात्कार है? आज हम इन्हीं कोर्ट नोट्स की तह तक जाएंगे। हमारा मकसद है 2025 के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ज़रूरी फैसले अमोल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य को गहराई से समझना। हाँ, और ये एक ऐसी स्थिति है जहां मतलब आपसी सहमति और झूठ के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है, खासतौर पर जब बात जज्बातों की हो और कानून को उसमें दखल देना पड़े ना। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है एक 23 साल के कृषि छात्र अमोल से और एक ऐसी महिला से जो अपने पति से अलग रह रही थी और उनका एक 4 साल का बच्चा भी था। दस्तावेज बताते हैं कि उनका लगभग 12 महीने तक रिश्ता चला। बिल्कुल, और दोनों मिलते जुलते रहे। और जब अमोल पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा तो महिला ने वहां जाकर हंगामा किया और ठीक 23 दिन बाद उसने अलग अलग कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया। एक सेकंड, ठीक 23 दिन बाद रहा। 23 दिन बाद धारा 376 जो रेप के लिए है और धारा 377 जो अप्राकृतिक यानी अननेचुरल संबंधों के लिए है और धारा 506 जो जान से मारने की धमकी देने पर लगती है। ओह बाप रे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोई रिश्ता इतने लंबे समय तक आपसी सहमति से चले तो अचानक से वो अपराध कैसे बन गया? मुझे तो ये किसी अदृश्य समझौता या इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है। सही बात है। जब लगातार सहमति हो तो एक सच्ची उम्मीद और झूठे वादे के बीच फर्क आखिर कैसे किया जाए? वही तो मुद्दा था यहाँ। बॉम्बे हाईकोर्ट तो शुरुआत में इस एफआईआर को रद्द करने से हिचकिचा रहा था। उनके पास सबसे बड़ा कानूनी हथियार था आईपीसी की धारा 90। इस धारा का मतलब है कि अगर सहमति किसी गलतफहमी या झूठे वादे पर आधारित है तो कानून उसे सच्ची सहमति नहीं मानता। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। अगर धारा 90 साफ कहती है कि झूठ बोलकर ली गई सहमति नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कैसे किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक तथ्य देखा। महिला का आधिकारिक तलाक यानी खुलानामा दिसंबर 2022 में हुआ था, जबकि उनका रिश्ता इसके महीनों पहले ही शुरू हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति पहले से ही कानूनन शादीशुदा है तो उसके लिए किसी और से शादी का वादा करना लागू ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, कानूनी रूप से एनफोर्सेबल ही नहीं है। अगर कानून ऐसे वादे को मान ले तो इसका मतलब होगा कि कानून खुद एक गैर कानूनी काम यानी दूसरी शादी को बढ़ावा दे रहा है। मगर जैसे अगर आपने मुझे ऐसी गाड़ी बेची जो आपकी थी ही नहीं, तो कानून उसे वैलिड डील नहीं मानेगा क्योंकि बुनियादी गैर कानूनी है। अगर वादा पूरा हो ही नहीं सकता था तो उस पर धोखे का कानूनी आधार बन ही नहीं सकता। सटीक उदाहरण दिया आपने, बुनियादी कच्ची थी वहां। लेकिन एक और उलझन है मेरे दिमाग में। उसने झूठ तो बोला ना, क्या कानून भावनाओं को बिल्कुल किनारे कर देता है? भले ही डील कानूनी ना हो पर उसने जज्बातों के साथ तो खिलवाड़ किया। देखिए, यही तो सबसे बड़ा फर्क है नैतिकता और कानून के बीच। जो नैतिक रूप से गलत है जरूरी नहीं कि वो अपराध या क्रिमिनल भी हो। इस टकराव को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल किया और यहाँ कोर्ट ने 1992 के स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल केस का हवाला दिया। अच्छा, हाँ, मैं इस भजन लाल केस के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ कि उसमें कुछ नियम थे, पर इस मामले में ऐसा क्या था जो आज तक उसको इतना अहम माना जाता है? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश तय किए थे कि कब एक केस को तुरंत रद्द किया जा सकता है ताकि कानून का दुरुपयोग ना हो। इस करंट मामले में दो बिंदु सबसे अहम थे। एक तो 5वां नियम जो कहता है कि आरोप इतने बेसिर पैर के हों कि कोई आम इंसान उन पर विश्वास ना करे। और दूसरा नियम क्या था? 7वां नियम, ये उन केसेस के लिए है जो पूरी तरह से बदले की भावना या दुश्मनी निकालने के लिए दर्ज किए गए हों। इसके साथ ही नईम अहमद बनाम स्टेट केस का जिक्र करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि जब एक आपसी सहमति का रिश्ता टूट जाता है तो बदला लेने के लिए क्रिमिनल लॉज का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो एफआईआर पूरी तरह रद्द कर दी गई। राइट। तो आम लोगों के लिए टेक अवे बिल्कुल साफ है। ब्रेकअप होना भले ही कितना भी दर्दनाक हो, अपने आप में कोई अपराध नहीं है। कानून किसी की आपसी खुन्नस या बदले का हथियार नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। और वकीलों के लिए ये धारा 482 और धारा 90 के तालमेल का एक मजबूत प्रेसिडेंट बन गया है, खासकर तब जब शादी करने की कानूनी क्षमता ही ना हो किसी एक में। सही बात है। पर
इस सब के बाद मेरे दिमाग में एक नया सवाल घूम रहा है। अगर शादी के झूठे वादे कानूनन बलात्कार नहीं है, तो क्या आज के मॉडर्न सोसाइटी में डेटिंग फ्रॉड या इमोशनल चीटिंग से निपटने के लिए एक बिल्कुल नया सिविल कानून बनने की जरूरत है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको आगे जरूर सोचना चाहिए।